does not matter how slow you go as long as you do not stop. आप सभी को नमस्कार, दिस इज योर नोटबुक बडी। एक नए वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ आपके सामने। आज फिर कुछ हम नया सीखेंगे, कुछ नया जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है मोमेंट ऑफ अ फोर्स। अब इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें दो टाइप के मोशन के बारे में थोड़ा ब्रीफ इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं। जो हमारा पहला मोशन है वो है लीनियर मोशन। इस मोशन को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमारे पास एक बॉडी है, जैसे ये पेन, एंड दिस बॉडी इज़ फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन। किसी भी डायरेक्शन में बॉडी मूव कर सकता है। अब क्या है, हम इस बॉडी पे एक फोर्स लगाते हैं कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। से हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। तो जब हम फोर्स लगाते हैं हम देखते हैं कि ये बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में, एक लीनियर पाथ में मूव करता है इन द डायरेक्शन इन विच वी आर अप्लाइंग द फोर्स। तो ये बॉडी जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और मूव कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन में। तो जो मोशन ये बॉडी एग्जीक्यूट कर रहा है उसे हम कहते हैं लीनियर मोशन। अब हम आते हैं अपने सेकेंड टाइप ऑफ मोशन पे, जो कि है रोटेशनल मोशन। अब मान लीजिए हमारे पास सेम बॉडी है और हम इस बॉडी को एक पॉइंट पे पाइवट कर दे रहे हैं, एक पॉइंट पे हम फिक्स कर दे रहे हैं। फिक्स करने के बाद हमको एक सूटेबल डायरेक्शन पे एक फोर्स लगा रहे हैं। जैसे हम लगाते हैं एक डाउनवर्ड फोर्स इस पॉइंट पे। तो जब हम ये डाउनवर्ड फोर्स लगाते हैं हम देखते हैं कि ये बॉडी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न या रोटेट कर रहा है। ये जो मोशन ये बॉडी एग्जीक्यूट कर रहा है इसे हम कहते हैं रोटेशनल मोशन। ये जो बॉडी टर्न या रोटेट कर रहा है अबाउट दिस फिक्स्ड पॉइंट, इसे हम क्या कहते हैं, रोटेशनल मोशन। अब हमें समझना होगा कि मोमेंट क्या है। हमने यहाँ कहा है मोमेंट ऑफ अ फोर्स। तो सबसे पहले हमें समझना है कि ये मोमेंट का मतलब क्या है। इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में मोमेंट का मतलब होता है टर्निंग इफेक्ट। तो मोमेंट क्या है? मोमेंट इज टर्निंग इफेक्ट। तो अगर हम बात करें मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में, मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब है अगर हम किसी बॉडी पे कोई एक फोर्स लगा रहे हैं, वो फोर्स उस बॉडी को किस हद तक टर्न कर रहा है उसका मेजर है मोमेंट ऑफ फोर्स। So what is moment of force? It is the measure of the turning effect produced by a force in any body. और इस moment of force को हम टॉर्क भी कहते हैं। हम इस चीज़ को एक डायग्राम से समझते हैं। सपोज आपके पास कोई एक बॉडी है और ये बॉडी एक पॉइंट ओ पे फिक्स्ड है। ये हमारा पाइवटेड पॉइंट है और हम कुछ डिस्टेंस दूर में एक फोर्स लगा रहे हैं, एक अपवर्ड फोर्स। इस फोर्स के कारण ये बॉडी एंटी क्लॉकवाइज टर्न होना स्टार्ट करेगा। ये कुछ ऐसे टर्न होगा एंटी क्लॉकवाइज वे में। तो क्या हमें दिख रहा है कि इस फोर्स के कारण इस बॉडी में एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। ये जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है इसे ही हम कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क। अब हम आते हैं डेफिनेशन पे टॉर्क का। द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी, द बॉडी मस्ट बी पाइवटेड एट अ पॉइंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है किसी भी बॉडी को टर्न या रोटेट होने के लिए। वी नीड टू फिक्स दैट बॉडी एट अ पॉइंट। हमें कोई एक पाइवटेड पॉइंट चाहिए। तो क्या है डेफिनेशन, फिर से देखते हैं। द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी, द बॉडी मस्ट बी पाइवटेड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ फोर्स इज नोन एज मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क। तो ये हो गया हमारा डेफिनेशन। अब हम टॉर्क को एक सिंबल से डिनोट करते हैं। उस सिंबल को हम कहते हैं टाउ। जो सिंबल है कुछ ऐसा दिखता है। अब हम बात करेंगे फैक्टर्स के बारे में जो किसी बॉडी में जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू अ फोर्स, वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो जो हमारा पहला फैक्टर है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड। अब जो हमने यहाँ देखा डायग्राम में, हम एक फोर्स लगा रहे हैं F, जो कि बॉडी को टर्न कर रहा है। अब जो टर्निंग इफेक्ट दिखेगा, मतलब किस हद तक वो बॉडी टर्न होगा, ये डिपेंड करता है कि हम कितना अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहे हैं इस बॉडी पे। तो वही है हमारा पहला पॉइंट, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड। जितना ज़्यादा हम फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा टर्निंग इफेक्ट दिखेगा हमें उस बॉडी में। आते हैं हम अपने सेकेंड पॉइंट पे। जो हमारा सेकेंड पॉइंट है वो है डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब कुछ नहीं, जो डिस्टेंस है फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट जो कि यहाँ पे है O टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। मतलब ये पॉइंट P जो है, ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस पे कितना अमाउंट ऑफ टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो यही है हमारा सेकेंड पॉइंट। हमें अब चाहिए टॉर्क का फॉर्मूला। तो भैया अगर हमें कोई क्वेश्चन मिल जाए जहां हमें टॉर्क का वैल्यू फाइंड करना है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, फॉर्मूला क्या होगा। तो हमने अभी फैक्टर्स डिस्कस किया।
फैक्टर्स डिस्कस करने के बाद हम फॉर्मूला बहुत इजीली गेस कर सकते हैं कि उसका फॉर्मूला क्या हो सकता है। हमने क्या कहा कि टॉर्क डिपेंड करता है, या जो टर्निंग इफेक्ट है वो डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड पे एंड द डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो चलिए हम इसको बोलते हैं F, इसे कहते हैं R। तो जो टॉर्क मिलेगा, जो टॉर्क का फॉर्मूला हमें मिलेगा, इट विल बी टाउ इज इक्वल टू फोर्स इनटू द डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये हमें मिल गया टॉर्क का फॉर्मूला। इसी को आप क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं टॉर्क का वैल्यू निकालने के लिए। तो अब टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स का एसआई यूनिट क्या होगा? हमें टाउ मिला, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो यहाँ से हम बहुत इजीली टॉर्क का जो एसआई यूनिट होगा वो निकाल सकते हैं। फोर्स का एसआई यूनिट है न्यूटन, डिस्टेंस का है मीटर। तो जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमें क्या मिलता है? न्यूटन मीटर, जो कि है एसआई यूनिट। टॉर्क का एसआई यूनिट हमें मिल गया न्यूटन मीटर। तो भैया ये जो टॉर्क है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों प्रेजेंट है। तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन मिलता है और उस क्वेश्चन में आपको टॉर्क फाइंड करना होता है, आप सोल्यूशन करके जब लास्ट में टॉर्क का वैल्यू लिखते हैं तो आपको टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड है और जो डायरेक्शन है दोनों लिखना पड़ता है। तो जो डायरेक्शन है उसके लिए हमारे पास कुछ साइन कन्वेंशन है। तो आप आंसर में या तो जो एग्जैक्ट डायरेक्शन आपको मिल रहा है वो आप लिख दें, या तो उस डायरेक्शन के लिए जो स्पेसिफिक साइन कन्वेंशन है उससे आप लिख दें। तो अब हम देखेंगे कि साइन कन्वेंशन क्या है। तो जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, ऐसा कोई एक आपके पास कोई एक वुडन प्लैंक है जो कि इस एंड पे पाइवटेड है। इस वुडन प्लैंक पे एक बार आप नीचे से फोर्स लगाते हैं से F1 और एक बार ऊपर से। तो जब हम नीचे से फोर्स लगाएंगे जो कि F1 है, तो बॉडी क्या होगा, इस डायरेक्शन में ऐसे टर्न होना स्टार्ट करेगा। ये डायरेक्शन क्या है? ये एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज टर्न होगा तब हमें क्या लेना है? साइन कन्वेंशन पॉजिटिव। आते हैं हम F2 पे। जब हम ऊपर से फोर्स लगाते हैं F2 तो क्या होता है कि बॉडी कुछ इस तरीके से टर्न होना स्टार्ट करता है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जो क्लॉकवाइज के लिए हमारे पास साइन कन्वेंशन है दैट इज नेगेटिव। तो सपोज आपको कोई क्वेश्चन दिया गया है और उस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल रहा है 5 न्यूटन, जो मैग्नीट्यूड है टॉर्क का दैट इज 5 न्यूटन, और आप क्वेश्चन सॉल्व करके आप एनालाइज कर पा रहे हैं कि जो जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रहा है दैट इज से क्लॉकवाइज। तो आप क्या लिखेंगे? या तो आपको लिखना है टॉर्क इज इक्वल टू 5 न्यूटन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, या तो आपको सिंपली लिखना है -5 न्यूटन। क्यों? क्योंकि क्लॉकवाइज के लिए हम जो हमारा साइन कन्वेंशन है दैट इज नेगेटिव। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है मोमेंट ऑफ कपल। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कपल है क्या। तो इस चैप्टर के हिसाब से टू इक्वल एंड ऑपोजिट पैरेलल फोर्सेस एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन इज कॉल्ड कपल। यानी कि अगर आपके पास कोई एक बॉडी है और उस बॉडी पे आप सेम मैग्नीट्यूड का दो फोर्स लगाते हैं इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, एक को हमने लगाया ऊपर की तरफ, एक को लगाया नीचे की तरफ, और दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल है एंड दे आर एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन। तो ये जो दोनों फोर्सेस हमने लगाया ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड, इन दोनों को हम साथ में कहते हैं कपल या कपल ऑफ फोर्सेस। तो हमने पहले निकाला था मोमेंट ड्यू टू अ फोर्स, यहाँ हमें निकालना है मोमेंट ड्यू टू कपल। जो हमें फॉर्मूला मिलेगा वो तो सेम ही होगा, हमें फोर्स इनटू डिस्टेंस ही करना है, बट यहाँ जो डिस्टेंस का जो डेफिनेशन होगा वो थोड़ा अलग होगा। फोर्स तो हमने वही लिया है क्योंकि जो दोनों फोर्स हम लगा रहे हैं वो तो सेम ही होगा, तो आप कोई भी फोर्स लो, डजेंट मैटर। जो डिस्टेंस है इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बोथ द फोर्सेस। ये जो दोनों हम फोर्स लगा रहे हैं, जिस पॉइंट पे लगा रहे हैं, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वही आर है, और इसी डिस्टेंस को हम फोर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं मोमेंट ऑफ कपल निकालने के लिए। तो यही हो गया हमारा फॉर्मूला मोमेंट ऑफ कपल, और आपको समझना है कि एफ क्या है, आर क्या है। अब जो एसआई यूनिट है मोमेंट ड्यू टू कपल, इट विल बी सेम एज दैट ऑफ मोमेंट ड्यू टू फोर्स, दैट इज न्यूटन मीटर। आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज। तो भैया अब इक्विलिब्रियम है क्या, हम समझेंगे कि क्या है, बट उससे पहले हम ये जो स्टेटमेंट है उसे एक बार पढ़ लेते हैं। When a number of forces acting on a body produce no change in its state of rest or of motion, the body is said to be in equilibrium। बहुत ही सिंपल है। अगर आपके पास कोई एक बॉडी है, इस बॉडी पे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, फोर्सेस लगने के बावजूद उस बॉडी का स्टेट चेंज नहीं हो रहा है। हमने पढ़ रखा है लॉ ऑफ इनर्शिया में कि जब भी किसी बॉडी में हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं उस बॉडी का स्टेट चेंज होता है। अगर वो रेस्ट पे है तो वो मोशन में आता है,
और अगर मोशन में है तो वो रेस्ट पे आता है, या तो अपना जो मोशन का स्पीड और डायरेक्शन है वो चेंज कर लेता है। लेकिन ऐसा कुछ इस केस में दिख नहीं रहा है, फोर्स लग रहा है बट स्टेट चेंज नहीं हो रहा है। इसी कंडीशन को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। अब जो इक्विलिब्रियम के पीछे जो फंडा है वो ये है कि जो फोर्सेस लग रहे हैं वो कुछ इस तरह लगते हैं कि जो रिजल्टेंट फोर्स होता है बॉडी पे वो बन जाता है ज़ीरो। तो भैया जब कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है तो कैसे बॉडी का स्टेट चेंज होगा? तो यही था इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम होते हैं दो टाइप के, पहला स्टैटिक एंड द सेकंड वन इज डायनामिक। स्टैटिक है ये स्टेट ऑफ रेस्ट वाला केस, मतलब इनिशियली बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है, उस पर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, बट फोर्सेस लगने के बावजूद वो अपना स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज नहीं कर रहा है, तो इसे हम कहते हैं स्टैटिक। और डायनामिक इक्विलिब्रियम है स्टेट ऑफ मोशन वाला केस, यानी कि बॉडी इनिशियली मोशन में तो है बट फोर्सेस लग रहा है, बहुत सारे फोर्सेस लगने के बाद भी वो अपना मोशन जो स्टेट ऑफ मोशन है वो चेंज नहीं कर रहा। तो ये हो गए हमारे दो टाइप के इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज। अब हम आते हैं कंडीशन पे। किसी भी बॉडी को इक्विलिब्रियम में होने के लिए कुछ क्राइटेरिया है जिन्हें वो उन्हें फुलफिल करना पड़ता है। जो पहला कंडीशन है वो ये कहता है कि द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। मतलब जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं बॉडी पे उनका अगर हम अलजेब्रिक सम लें दैट शुड रिजल्ट टू ज़ीरो। मतलब पहला केस का क्या है, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। सेकेंड कंडीशन क्या है, द रिजल्टेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी अबाउट द पॉइंट ऑफ रोटेशन शुड बी ज़ीरो। अब क्या है कि जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं बॉडी में सबके अपने इंडिविजुअल मोमेंट्स होंगे, उन मोमेंट्स का जो अलजेब्रिक सम या जो रिजल्टेंट होगा दैट शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। यानी कि समेशन ऑफ ऑल द टॉर्क्स शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। ये दोनों कंडीशंस है, ये जब फुलफिल होंगे तभी कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा। आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। ये प्रिंसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिंस ये आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा, तो आप ध्यान देना इधर। अब ये जो प्रिंसिपल है ये कहता है कि इन इक्विलिब्रियम, तो जो सबसे पहला काम है इस प्रिंसिपल का वो ये है कि वी आर कंसिडरिंग कि जो बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में है। तो हमने जो बॉडी कंसिडर किया उसको हमने अज्यूम किया कि वो इक्विलिब्रियम में है। तो अगर वो इक्विलिब्रियम में तो हम ये कह सकते हैं कि सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। मतलब इस बॉडी में जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनके वजह से जो टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस होगा दैट विल बी इक्वल टू द टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी ड्यू टू ऑल द फोर्सेस। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स का स्टेटमेंट। अब हम इस स्टेटमेंट को समझेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल। तो चलते हैं डायग्राम पे। डायग्राम पे हमें दिख रहा है कि टोटल 3 फोर्सेस लग रहा है, F1, F2 एंड F3. F2 and F3 are on left hand side of the pivoted point and F1 is on the right hand side. F2 and F3 बॉडी को क्लॉकवाइज सेंस में टर्न करवाएगा, हमें दिख रहा है ऐसे, ये बॉडी कुछ ऐसे टर्न होगा एंड F1 विल टर्न द बॉडी इन दिस डायरेक्शन दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो अब बात यह है कि हमें सबसे पहले क्लॉकवाइज मोमेंट निकालना है। तो क्लॉकवाइज मोमेंट हमें कौन सा फोर्स देगा, F2 एंड F3 सिंस दे आर टर्निंग द बॉडी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जो F2 का मोमेंट होगा दैट विल बी, तो हमारे पास फॉर्मूला है मोमेंट निकालने का, क्या है फॉर्मूला, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो वही करेंगे, फोर्स क्या है F2, डिस्टेंस क्या है R2 फ्रॉम द पाइवटेड पॉइंट, तो F2 इंटू R2। अब सिंस एक और फोर्स है तो हमें दोनों का सम निकालेंगे तभी हमें टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट मिलेगा। तो हम ऐड करेंगे प्लस जो नेक्स्ट फोर्स है दैट इज F3 इंटू R3। तो ये हमें मिल गया टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट। आते हैं नेक्स्ट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है ये क्या दे रहा है हमें, F1 दे रहा है। तो क्या होगा F1 इंटू R1। R1 क्या है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ पाइवेशन टू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो अगर तो हमको क्या मिल गया, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट एंड क्लॉकवाइज मोमेंट। अब हम इस पे जो हमारा स्टेटमेंट है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स का उसको लगाएंगे, जो बोलता है कि सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स। तो हमने वही किया, सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स इसको हमने रखा इधर इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जो कि इधर है। तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, हमने कर लिया अच्छे से डिस्कस। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर से ध्यान में रखना, क्वेश्चंस आपको इसी फॉर्मूला से सॉल्व करने हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट से ही दिखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने फोर्स का जो सेकंड पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया है, एक और पार्ट बाकी रहता है, वो होपफुली नेक्स्ट वीडियो में कवर हो जाएगा। तो ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जो करना है करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम।